हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। आज हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस होता है बायट-सैवर्ट लॉ का वो क्या होता है। बायट-सैवर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आता है किसी भी पॉइंट पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, या करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से। ठीक है, ये जो तीन केसेस है, एक है स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा है कॉइल, तीसरा है सोलेनोइड, इन तीनों को निकालने के लिए बायट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हम सपोज करते हैं कि Y1 जो है वो हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हम सपोज करते हैं पॉइंट P को, और इस कंडक्टर का, इस स्ट्रेट कंडक्टर का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस पॉइंट P से जो है वो यहाँ पर हम डिनोट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट P। इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो है वो सेंटर है हमारे स्ट्रेट कंडक्टर का। ये जो डिस्टेंस है OP वो x के बराबर है। इसी कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एलिमेंट AB हम कंसिडर करेंगे, और A और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम ड्रॉ करेंगे लाइंस के थ्रू, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। ठीक है, ये जो AB है उसका लेंथ GL वेक्टर है, और ये जो एंगल P पे बनता है वो D फाई के बराबर है, और यहाँ पर ये जो A है वहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्योंकि AB हमारा छोटा सा एलिमेंट है तो एंगल दोनों का सेम होगा, और AP डिस्टेंस जो है वो R के बराबर होगा। नाउ हमें जो है BP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC। परपेंडिकुलर मीन्स ये जो BP पे हमने लाइन ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री बनाता है, और ये वाला एंगल जो है वो फाई है। हमें पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम पूरे एंड को भी लिखेंगे, पूरे एंड को पॉइंट P से कनेक्ट करेंगे। ये Y जो है ऊपर वाला एंड हुआ हमारे स्ट्रेट कंडक्टर का, और वो जो है ये जो लाइन है OP उसके साथ एंगल फाई 2 बनाता है, और ये जो नीचे वाला लाइन है वो भी P के साथ एंगल, ये जो OP Y डैश एंगल है वो बराबर होता है फाई 1 के। कंडक्टर के एंड को कनेक्ट किया पॉइंट P के साथ। इस पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें पता है बायट-सैवर्ट्स लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये हमारा है बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि इसमें हमें डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा। ना अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखना है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन नहीं लिखना है, तो बायट-सैवर्ट लॉ जो है कुछ ऐसा बन जाता है। dB जो है वो हमारा बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा बायट-सैवर्ट लॉ है विदाउट डायरेक्शन। AC यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है BP पर, तो हमें मिला है एक ट्राइंगल। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल है ABC, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें जो है साइन थीटा का वैल्यू मिलता है। साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो हमारा है AC, और हाइपोटेनस जो है वो हमारा है AB। यहाँ पर AB जो है वो DL के बराबर है, तो उससे हमें पता चला कि जो AC है वो DL साइन थीटा के बराबर है।
ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, जो करंट एलिमेंट ए बी है वो स्मॉल है। जो हमने छोटा सा हिस्सा लिया है स्ट्रेट कंडक्टर का वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो पी ए है वो इक्वल होगा पी बी के, और वो दोनों जो है वो आर के बराबर होगा। और हम एंगल BPA जो है डी फाई कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे ये जो लाइन है वो बहुत ही छोटा है, तो ये दोनों लाइन जो है एक ही जगह पर प्रेजेंट होगा वैसा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों लाइन इक्वल होगा आर के, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो डी फाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन डी फाई निकालेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है वहाँ पर ये 90 डिग्री है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। AC हमारा परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस जो है वो है हमारा AP। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ ट्राइंगल को। ये है हमारा ट्राइंगल ACP, ठीक है। और ये है हमारा इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये है उसका हाइपोटेनस। डी फाई एंगल को देखकर निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस हमारा आर के बराबर है, तो इससे हमें पता चला यहाँ पर जो डी फाई है वो बहुत ही स्मॉल है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तब साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन डी फाई के जगह पर डी फाई लिख सकते हैं, और बाकी सारे टर्म्स यूं ही आएंगे। तो यहाँ पर जो डी फाई है वो AC अपॉन आर के बराबर होगा। उससे हमें पता चलेगा कि जो AC है वो आर डी फाई के बराबर है। 2 AC हमारे पास है, तो उसका जो राइट हैंड साइड पे टर्म है वो बराबर होगा, मतलब कि DL साइन थीटा जो है वो आर डी फाई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों AC के बराबर है। और इसी वैल्यू को हमें जो बायट-सैवर्ट लॉ में फॉर्मूला मिला था उधर पुट करना है। DL साइन थीटा के जगह पर आर डी फाई हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो DB जो है वो हमारा बराबर आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई आर डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी फाई डिवाइडेड बाय आर। फ्रॉम ट्राइंगल DPA अब हमें जो है ट्राइंगल DPA को कंसिडर करना है, और उसमें से कोस फाई हमें निकालना है। ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। कोस फाई का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर हमारा OP है तो उसको लिखेंगे, और हाइपोटेनस हमारा AP है। वैल्यूज पुट करते हैं। OP x के बराबर है और AP r के बराबर है, तो कोस फाई जो है वो x अपॉन r के बराबर होगा। तो कोस फाई के जगह पर हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय r। तो इससे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। r कितना होगा, x डिवाइडेड बाय कोस फाई होगा। r और कोस फाई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यह है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, आर का वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हमें क्या मिलेगा, जो DB है वो बराबर होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी फाई, और ये जो R है उसके जगह पर पुट करना है x डिवाइडेड बाय कोस फाई, जिसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। जो टर्म डिवाइड में है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब भी कभी हमें टोटल निकालना होता है, किसी चीज़ को ऐड करना होता है, कोई चीज़ जो कि कंटिन्यूअस है, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को भी हमें इंटीग्रेट करना है। हमने छोटे से हिस्से का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाला DB। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे कंडक्टर के वजह से, तो इंटीग्रेट हमें करना होगा। फाई जो है वो -φ1 से φ2 के बराबर होगा। ये φ1 है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो -φ1 टू φ2 एंगल तक जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे कंडक्टर का हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा।
यहाँ तक ही लाइन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टा होता है तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा बी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे -φ1 से φ2 तक इस वाले टर्म को म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर जो है सिर्फ फाई वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। तो जितने भी टर्म कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय एक्स कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हमें करना होगा कोस फाई डी फाई का, और कोस फाई डी फाई का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलता है साइन फाई, और इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हमें पुट करना है -φ1 और φ2 को हमें पुट करना है साइन फाई में। क्या मिलेगा हमें? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय एक्स। फाई के जगह पर पहले हम φ2 ऊपर वाले वैल्यू को, फाइनल वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद फाई के जगह पर हम इनिशियल वैल्यू -φ1 को पुट करेंगे। अब एक और फॉर्मूला है कि जो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। माइनस बाहर आ जाता है साइन के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सारे टर्म्स को यूं ही लिखेंगे माइनस, ठीक है, साइन -φ1 जो है वो माइनस साइन φ1 के बराबर होगा, और माइनस इंटू माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन φ1 आएगा। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ना हम क्या कंसिडर करेंगे? हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर करंट पास हो रहा है वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मीन्स उसका कोई एंड है ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली चला जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो दो एंगल्स है वो π/2 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि ये जो है ऐसे सीधा चला जाएगा। क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ है, इनका कोई एंड है ही नहीं, ठीक है। फिर क्या करना है, φ1 और φ2 के जगह पर हमें उसका वैल्यू पुट करना है जो कि π/2 बन जाएगा। किस केस के लिए है? जब कंडक्टर जो है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग होता है। तो π/2 हम पुट करेंगे, साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, जो कि बराबर होता है 1 के, हमें पता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 1, 1 + 1 होता है 2, उसी वैल्यू को पुट करना है, बाकी सारी चीजें जो है वैसे ही सेम रहेगी, ठीक है। अब इससे हमें जो है क्या पता चलता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स का फॉर्मूला है जो कि बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करके हमने निकाला। इससे हमें पता चलता है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x से, डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। सर्कल के फॉर्म में हमें नजर आता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसा सर्कल? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल हम उस सर्कल को कहते हैं जिसका सेंटर सेम होता है, ठीक है। उसका रेडियस अलग होगा लेकिन सेंटर सभी का सेम होगा, और जिस प्लेन में इस मैग्नेटिक फील्ड के कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा करंट होगा, या जिस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर है, हमारा करंट जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेंट्रिक सर्कल्स है वो होगी। अगर हम इस कंसेंट्रिक सर्कल में से एक सर्कल को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो उधर जो है उस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, कांस्टेंट होगी, एक गिवन रेडियस के सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वैल्यू और वो किस शेप का होता है पता चला। नाउ हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। डायरेक्शन पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कंडक्टर है, उसको हमें राइट हैंड में पकड़ना है, ठीक है, राइट हैंड में ग्रास्प करना है, रैप्स करना है।
तो उस वक्त क्या होगा, सपोज उस वक्त जो है वो हमारा जो थंब है वो जो है करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और जो हमारे कर्ल फिंगर्स है, क्योंकि हमने उसको पकड़ा हुआ है, जो हमारे कर्ल फिंगर्स है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यही होता है राइट हैंड थंब रूल। जो हमारा अंगूठा है वो करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो हमारी जो कर्ल उंगलियां है वो जो है हमें किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि ये हमारा स्टेट कंडक्टर है, ये पेन, तो ये जो मेरा क्या है, क्या कहते हैं उसको, अंगूठा है, वो करंट का डायरेक्शन दे रहा है, और ये जो उंगली है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उंगली किस डायरेक्शन में है, ये मेरा नेल्स किस डायरेक्शन में एरो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरी जो नेल्स है। ठीक है, ये जो नेल्स है वो एरो हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का, और हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में हमारा क्लॉक मूव करता है उसके उल्टा डायरेक्शन में है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट ऊपर की तरफ होगा, या अगर करंट ऊपर की तरफ है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंड अगर करंट नीचे की तरफ है तो हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। बुक में देखते हैं, लेट वाई डैश बी अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हम सपोज करते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है वाई डैश, फ्रॉम वाई डैश टू वाई, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, एक डायरेक्शन तो हमें पता होना चाहिए। P is a point at a distance x from the center of y dash, और ये जो कंडक्टर है उसके सेंटर में से, उसके बीच में से जो पॉइंट P है वो डिस्टेंस x पर प्रेजेंट होगी। वही यहाँ पर लिखा है where the magnetic field is to be determined, और इसी पॉइंट P पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड को। कंसिडर अ करंट एलिमेंट, इस पूरे स्ट्रेट लाइन में से हमें छोटा सा हिस्सा कंसिडर करना है जिसका लेंथ है dl, और हम सपोज करेंगे कि जो r है वो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का इस एलिमेंट के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मीन्स सेंटर वाले पार्ट से पॉइंट P का डिस्टेंस है x। ठीक है, AB के सेंटर वाले पॉइंट से। थीटा जो है वो एंगल है जो कि PA जो है वो करंट के डायरेक्शन के साथ बनाता है। ये जो PA है वो करंट के डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है। सिंस the length of the current element is small, the angle subtended by PB or PA with the direction of current element is nearly theta। अब ये जो एलिमेंट है वो बहुत ही छोटा है, इसलिए ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला लाइन जो है वो नीचे प्रेजेंट है, वैसे हमें नजर आएगा इतना छोटा ये AB एलिमेंट हमारा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट है IDL वेक्टर, ये हमारा करंट एलिमेंट है। DL नहीं लिखेंगे, वो हमें लेंथ के बारे में बताएगा। IDL लिखेंगे, वो है हमारा करंट एलिमेंट। उसके वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना होता है, जो कि हमने बायट-सैवर्ट लॉ में किया था। अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन को नहीं लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना होता है। ये हमने पहले किया था। ना हमें क्या करना है, AC ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर है BP से। ये जो BP है उससे परपेंडिकुलर है हमारा AC, उसको हमें ड्रॉ करना है। और ट्राइंगल ABC में से हमें निकालना है साइन थीटा, जो कि बराबर होगा AC डिवाइडेड बाय AB के। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वही पुट करके हमें AC मिलेगा। और उसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है उसको हमें कंसिडर करना है और उसमें से हमें निकालना है साइन d फाई। ठीक है, साइन d फाई भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लेकिन ये जो d फाई है वो बहुत छोटा है, तो साइन d फाई के जगह पर डायरेक्ट d फाई हम लिख सकते हैं। दोनों AC इक्वल आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। नाउ ट्राइंगल OPA में से हमें कोस फाई निकालना है, उससे हमें R का वैल्यू मिल जाएगा और R का वैल्यू DB वाले इक्वेशन में पुट करना है तो हमें जो है ये टर्म मिल जाएगा। टोटल
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर पूरे कंडक्टर की वजह से वो हमें कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करके -φ1 से लेकर φ2 तक। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं। कोस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है। फिर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को पुट करेंगे। साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। फिर उसके बाद अगर हमारा कंडक्टर जो है वो बहुत ही लंबा है, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो उस केस में ये जो दो एंगल है वो 90 बन जाएगा और साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड पर किसी भी पॉइंट पे जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, यानी कि जितना करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा जब करंट जो है वो इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा जब जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। उसी को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। और ये लाइंस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ऐसे सर्कल्स है जिसका सेंटर एक ही होगा और वो जो सेंटर है वो कंडक्टर पर प्रेजेंट होगा। और ये जो सर्कल जिस प्लेन में प्रेजेंट है वो करंट से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एक ही सर्कल पर जिसका रेडियस सपोज r है, उधर सेम होगा। इस सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो सेम होगा। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो राइट हैंड थंब रूल देता है, और राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक क्या होता है, दिस रूल इज स्टेटेड एज ग्रास्प द कंडक्टर विद राइट हैंड। हमें जो है इस कंडक्टर को राइट हैंड के साथ पकड़ना है, सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब ऊपर होना चाहिए करंट। तो उस वक्त जो कर्ल फिंगर्स होगा, जो हमारे कर्ल उंगलियां है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा।